अच्छा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है और अभी टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश हो गया पाकिस्तान के साथ। जब सीरीज शुरू हो रही थी उससे पहले हमने पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऐसे ऐसे बयानात देखे थे कि हम बहुत अच्छा खेलेंगे और हमारी डिफरेंट क्रिकेट खेलने को नजर आएगी। एक तरफ बोर्ड भी बहुत सारी भड़के मार रहा था, दूसरी तरफ हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, यानी उसमें हमारे फास्ट बॉलर्स की अगर बात कर लें, बैट्समैन की बात कर लें, तो वो लोग कह रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को टफ टाइम देंगे और कंडीशंस ऐसी हैं कि हम यहाँ पे आके अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? बिल्कुल, इन्होंने अपने हद तक दावे वगैरह किए थे और उसकी तो एक जो नेचुरल प्रोग्रेशन बनता है जब कोई नया कोचिंग कैंप बनता है या फिर नया सेटअप बनता है, सेलेक्टर, टीम डायरेक्टर, वो सारे नए थे। बल्कि मुझे है हफीज का शायद वो एक स्टेटमेंट भी याद है कि जिसमें जिम्मेदारी कबूल करेंगे, शायद बहार रियाज ने कहा था कि जो कुछ भी होगा। लेकिन ये फॉरगॉन कंक्लूजन था कि पाकिस्तान सीरीज हारेगा, नंबर वन, और तमाम टेस्ट मैचेस भी हारेगा, नंबर टू। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की मीडिया की बात करते हैं तो आप उनको, अगर उनके तमाम रिएक्शन को देखते हैं तो इस मरतबा उन्होंने बड़ी एक लो की किस्म की अपनी समझ को प्लान किया हुआ था कि 3 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ हैं, 2 वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैं। वेस्ट इंडीज जितना बुरा हाल तो नहीं है हमारा, लेकिन उन्होंने इसको ऐसे ही समझा हुआ था कि बस ये एक टाइम पास किस्म की सीरीज होगी। लेकिन मुझे ये कहने में कोई याद नहीं है कि जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है वो इन मैनी वेज अबव एक्सपेक्टेशन थी। और कई एरियाज ऐसे थे जो कि कुछ वो जो बाद में पिछने की रह जाती है कि आप कैचेस पकड़ लेते, वो 50s को 70s में कन्वर्ट करते, जो 70s की इनको 100 में करते। जिसने 3 विकेट ली थी वो 5 विकेट लेता, जो शान मसूद ने भी कहा था अपने मैच के बाद हमारी टॉक में। तो ये कम अज कम 3 सिफर पाकिस्तान को इकट्ठा करने का बिल्कुल मजाक था। बल्कि जो मेलबर्न और सिडनी, वो टेस्ट मैचेस एक दूसरे से बड़ी मुताबिक रखते थे। पाकिस्तान के 16 और रन चेस कर रहा था एमसीजी में, और सिडनी में वो बरतरी में आया था पहली मरतबा सीरीज में बड़े अरसे में। लेकिन दोनों के बावजूद एक एक सेशन का वो गेम था जिसकी वजह से दोनों मौके थे वो हमारे हाथ से निकल गया। तो वो दावे असल में जो क्योंकि एक नया सेटअप था और वो कोई कंटिन्यूटी थी। अगर आप बिल्कुल आपकी बात बजाय, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करेंगे, उनका एक हमेशा से चलता चला आ रहा है डोमेस्टिक भी, कोच चेंज होता है, कुछ ना कुछ इधर उधर अदली बदली होती है, लेकिन ओवरऑल एक्सपेक्टेड चलता रहता है। तो उनको उस अंदाज की बात करने की जरूरत नहीं है। हमारे जिस तरह से आप इनको कवर करते हैं, जब सेटअप चेंज होता है तो फिर लामहला वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, वो कुछ ना कुछ टीम में तब्दीलियां भी वो रूनुमा होती हैं, जिसकी वजह से फिर उनको उसको बैकअप भी करना पड़ता है। तो वो तो अपनी जगह पे थे, तो ऐसा कोई कुछ नहीं होगा कि कोई इसकी जिम्मेदारी ले, उसकी ज़रूरत हो। लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से एक बड़ी एंटरटेनिंग सीरीज खेली पाकिस्तान ने। वही जो रिजल्ट उसको अभी नहीं, आप अगर मुड़ के स्कोर कार्ड देखेंगे या नंबर देखेंगे तो उसको जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन कई मोमेंट्स ऐसे थे जो अगर हम ऑस्ट्रेलियन मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, अखबार उसको देखें तो उन्होंने बड़ा इंजॉय किया। और आजकल के दौर में आपको पता है कि एंटरटेनमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा है, तो उसको बड़ा वैल्यू किया ऑस्ट्रेलियंस ने। और एक चीज़ वो शायद आप आगे चल के बात भी करेंगे, बहुत ही कोई पाकिस्तान की टीम वो खुश अखलाकी के दर्जे पे चली गई है। वो कहते हैं ना कि सफाई के नंबर आपको कुछ ना करें तो सफाई के नंबर तो मिल ही जाते हैं। तो सफाई के नंबर हमारे पूरे, खुश अखलाकी, क्रिसमस की गिफ्ट, गार्ड ऑफ ऑनर, अलविदाई सलाम, आते हुए सलाम, वो सारा कुछ। तो वो शायद ओवरडूइंग उसमें हो रही थी। बाकी अच्छी क्रिकेट मेरे ख्याल से हमने खेली है, और पॉजिटिव आमतौर पर कहते हैं वो कई पॉजिटिव्स हैं जो कि हमें खेले। अच्छा, आपको कहीं भी इस पूरी सीरीज में ऐसा लगा, अभी तक 3 मैचेस हमने खेले और तीनों के तीनों हार गए, उसमें कहीं भी आपको हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से या कप्तान की बॉडी लैंग्वेज से या ओवरऑल उनका एक जो कंडक्ट होता है उससे लगा कि हम जीतने के लिए वहां गए हैं या सिर्फ एंजॉय करने के लिए गए हैं, जिस तरह से आपने डिपिक्ट किया कि बाकी सब खेला हमने अच्छा नहीं उस तरीके से? बिल्कुल, आपकी ये बात बड़ी वैलिड है कि मोमेंट्स हमें मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जिस अंदाज से हम उसको हाथ से गंवा रहे थे, और उसके बावजूद हम उतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं थे जो कि हमें अदरवाइज होना चाहिए था। मतलब ऐसे ऐसे सेशन हुए परसों का दिन खास तौर पे कि हमने कोई एक ओवर में 3 विकेट्स गंवा दिए और कोई रन नहीं बनाया, और ट्रिपल विकेट मेडन था। लेकिन उसके बावजूद ऐसे खुश अखलाकी के साथ हंसते मुस्कुराते आ रहे थे कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते एक ऐसे लेवल की टीम के साथ। तो बिल्कुल वो मोमेंट्स हमें शायद कुदरत की वजह से या फिर उसके साथ साथ कुछ हमारे उन फेजेस में मिल रहे थे जिसको हम इनकैश कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको उस अंदाज से वो कैरी नहीं कर सकते।
अच्छा, पाकिस्तान की एक डिस्कवरी भी हम अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, आमिर जमाल ने काफी अच्छी बॉलिंग की है। 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, उस पे आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में कितना इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और इनको कितना आप देख रहे हैं कि आगे खेलेंगे ये? बिल्कुल, मेरे आपने बिल्कुल जिस तरह से आमिर जमाल की बात की है, फ्यूचर का जिस आमतौर पे लोग यही बात करेंगे यार हमें अब्दुल रज़ाक मिल गए या वसीम अकरम मिल गए, क्योंकि उन्होंने बैटिंग भी बड़ी अच्छी की है, ऑलराउंडर की जो कमी हमारे पास है। लेकिन इस वक्त वो माशाल्लाह ऑलरेडी 27 साल के हो चुके हैं। तो इस बात को उनको की रियलाइजेशन उनको खुद को भी है कि वो लेट आए हैं इस लेवल पर परफॉर्म करने के लिए। अब तो पिछले सीजन में उनको पिक किया था पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में, और उसके बाद जो उन्होंने अभी फर्स्ट क्लास सीजन में परफॉर्मेंस किया, उसके बाद उनको शामिल किया कारकर्दगी की बुनियाद पे। तो हैविंग सेड दैट, जितना आमिर जमाल ने खुद मदद किया इस पूरी क्रिकेट का प्रोसेस से, वो भी इस बात को मेरे ख्याल से रियलाइज करते हैं, क्योंकि अगर वो टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करेंगे तो मैचेस उनको मिलेंगे। अभी बांग्लादेश आएगी, लेकिन आएगी कब? अगस्त के महीने में पाकिस्तान। तो इतना बड़ा गैप है दरमियान में, पता नहीं इलेक्शन हो चुके होंगे, बसंत बहार आ चुके जा चुकी होगी, गर्मियाँ सर्दियाँ ये वो, उसके बाद जाके पाकिस्तान ने अगला टेस्ट तक खेलना होगा, नहीं कि अगस्त। तो उस वक्त तक के लिए पाकिस्तान कितना अपने आप को ये देखेगा कि यार हमें एक नया ऑलराउंडर मिल गया, उससे ज़्यादा जिस अंदाज से आमिर जमाल ने खुद मेरे ख्याल से इस बात को रियलाइज़ किया, और जो वहाँ के लोग उसको फॉलो कर रहे थे, कि उन्होंने इन मोमेंट्स को अभी रियलाइज किया, होपफुली कि वो उसको कैरी कर सकेंगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस बात की तवक्को रखना कि वो आपको एक नई सेंसेशन देंगे, वो उतना हम नहीं कह सकते। इतना जो उन्होंने एबिलिटी दिखाई है कि वो प्योर फाइटिंग क्रिकेटर, जो कि ऑस्ट्रेलियन स्पिरिट खुद की है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में फॉर दैट मैटर रिक्वायर्ड है कि आप किसी भी मौके को डल ना होने दें और अपनी पूरी फाइट पुट अप करें, वो उन्होंने पूरी की है। और उसके साथ साथ उनकी आपने आई एम श्योर कि फॉलो भी की होंगी, और जिसने नहीं कि उसको बताते चलेंगे, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि वो जो पिछली दफा पाकिस्तान वहाँ पे गया था, वो एक क्लब क्रिकेट, ग्रेट क्रिकेट खेलने के लिए वो ऑलरेडी सिडनी में मुकीम थे। हॉक्सबरी उनका एक बड़ा, मेरे ख्याल से जितना मैंने उसको फॉलो किया, एक बड़ा सेकंड या थर्ड ग्रेड का सिडनी का अपना क्लब है, वो कोई फर्स्ट क्लास की टीम भी नहीं। तो उस क्लब के लिए वो खेलने के लिए इससे पहले गए थे, और वहाँ पे कोई 2 भाई थे जो कि इस क्लब को रन करते थे, उन्होंने इनको रहाइश वगैरह दी थी, जिसके ज़रिए से उन्होंने वहाँ पे अपने आप को मैनेज किया। और जब पाकिस्तान की टीम वहाँ पे सिडनी में खेल रही थी, तो वो इन तमाशाइयों के स्टैंड में मौजूद थे इस टीम को चीयर करने के लिए। लेकिन उससे भी पहले, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि वो वहाँ पे थे, वो अंडर 19 का पाकिस्तान की टीम का पार्ट रह चुके थे। लेकिन उसके बाद ये सिस्टम की तमाम खराबियाँ और सियासतें, सिफारिशें, ये सारा कुछ हुआ, जिसकी वजह से वो गुमनामी के उसमें चले गए थे और कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन क्रेडिट होगा पूरा जो पिछले सीजन में उनको पिक किया था और इस मरतबा दोबारा पिक किया, तो वो उनकी स्टोरी बड़ी हार्ट वार्मिंग किस्म की, और उसको वहाँ के मीडिया ने बड़ा उजागर भी किया कि एक लड़का जो यहाँ पे खेल रहा था, फिर उन्होंने वहाँ पे उबर वहाँ पे भी शायद और यहाँ पे भी आके उन्होंने बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो चुके थे, तो यहाँ पे टैक्सी चलाई अपने एंड्स को मीट करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद जितनी उनकी बात करने में मैच्योरिटी, इंजॉय करने का, खिलाड़ियों के साथ उनका इंटरेक्शन, जितना फाइट पुट अप किया, आई थिंक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, और यही स्पिरिट चाहिए था। और यही अगर वो छोटे छोटे मोमेंट्स से वो कैचेस हम पकड़ लेते या फिर जो कोलैप्स ना होने देते, तो रिजल्ट्स लामहला डिफरेंट होते। लेकिन हैविंग सेड दैट, यही वो चीज़ें हैं फिर जो कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया बनाती हैं, हमें 1995 के बाद आज तक मैच जीत। सही। अच्छा, जिस तरह अकील आप जानते हैं, पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को हमेशा कहा जाता है दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स में से है, लेकिन ये चीज हमें ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ओवरऑल तो नजर नहीं आई। आमिर जमाल ने 6 विकेटें ली, अच्छा उन्होंने टीम के लिए एफर्ट की, लेकिन इसके अलावा हमारे जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स गए थे, उन्होंने तो कोई अच्छा काम नहीं किया। और सीरीज से पहले, यानी सीरीज जब शुरू होने लगी थी, अभी वहां पे वो अपनी नेट प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, और वहां पे इंटरव्यूज जो उन्होंने दिए, मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि डेविड वॉर्नर की आखिरी सीरीज है और हम उसे अच्छा नहीं खेलने देंगे इस सीरीज में, और टर्न्स आउट के वो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट नजर आई। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप हुआ ये है पूरी सीरीज में, आप ये मतलब इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट का फैनेटिक होने की जरूरत नहीं है। आप T20, ODI या टेस्ट टीम, इन सबको उठा के देख लें, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉश हैजलवुड तीनों में रेगुलरली फीचर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तीसरा टेस्ट मैच था, 2-0 से सीरीज वो जीत चुके थे, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपने तीनों फास्ट स्ट्राइक बॉलर्स को खिलाया, नोइंग के वो रियलाइज करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है।
अब आप आ जाते हैं पाकिस्तान की जाने। पाकिस्तान का सेटअप चेंज हुआ। वहाब रियाज हमारे माशाल्लाह चीफ सेलेक्टर बने और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो हारिस स्टोक को टीम में शामिल करना चाहते हैं। हारिस स्टोक ने अपनी रिजर्वेशन का इजहार कर दिया, बावजूद इसके वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखे। वो एक डिफरेंट डिस्कशन है कि उनको अपनी बुनियादी मोरल बाइंडिंग के तहत अवेलेबल रहना होना चाहिए जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन बहरहाल उस बात को बावजूद इसके कि सेलेक्टर मैनेज कर सकते थे, उन्होंने आके तो चाहता था कि वो आ जाए, लेकिन उन्होंने बिग बैश लीग को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पीएसएल है, उसको खेलने को तरजीह दी। वो एक हमारा एपिसोड हो गया, खत्म हो गई बात। तीसरा टेस्ट मैच आता है, हम 1995 से नहीं जीते हुए और इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि हम करीब पहुंच सकते हैं, या ख्वाब हम सिडनी में जाके पूरा कर सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी बॉडी स्टिफ हो गई है और T20 का मैं कप्तान भी हूँ, तो सॉरी मैं इस मतलब बैठ जाता हूँ। मतलब वो जिन शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र कर रहे हैं कि जिन्होंने डेविड वार्नर को टफ टाइम देना था, अब वो चाहे मोहम्मद हफीज साहब ने उनको बिठाया या वो खुद बैठे या वाकई उनकी बॉडी स्टिफ हो गई थी, जो या फिर लीडिंग अप टू, मतलब हो गई होगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आपको एक मरतबा फिर हमारी जो वीकनेसेस हैं इस पूरे सिस्टम की, जिसमें ये मेडिकल फिटनेस इन तमाम खिलाड़ियों की आती है, इनको मैनेज करना आता है, वो तमाम चीज़ें इसमें आपको क्लियर कट पता चल जाती हैं कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं। एक हमारा बॉलर ले दे के था, वही बैठ गया जो इस की मोमेंट में, और उनके तीनों सुकून है, सो मच सो कि वो यहाँ पे भी खेले हैं। और वेस्ट इंडीज जिसको कोई भी सीरियस नहीं ले रहा, पाकिस्तान को फिर भी थोड़ा बहुत जो पाकिस्तानी भी रहते हैं, ये मोमेंट भी रहते हैं, तो हमें फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही थी। वेस्ट इंडीज की टीम 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी और मोस्ट लाइकली ये 3 और साथ नेथन लायन जो कि उनके ऑफ स्पिनर हैं, वो सारे चारों अपने आप को अवेलेबल रखेंगे और वो खेलेंगे उन तमाम मैचेस को। तो ये वही वाली बात है कि हम, और ये नहीं है कि उनको पैसों की कोई इंपॉर्टेंस का आइडिया नहीं है। ये इनमें से 2 वो बॉलर हैं, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, जो कि आपने अभी देखा होगा कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क की लीग है उसके वो कीमती तरीन यानी कि सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। वो अपने आप को फिट रख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी से उम्र में भी रिलेटिवली, मैं ये नहीं कह रहा वो 30+ में है, आई एम श्योर कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क वो भी अपना प्राइम गुजार चुके हैं, लेकिन वो अवेलेबल हैं, फिट हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे ये इस तरह होता है कि हमारे जो यंग प्लेयर्स भी हैं वो उतने फिट नजर नहीं आते, वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं। और जो दूसरे कंपैरेटिवली प्लेयर्स हैं, आपने कहा कि वो 30+ चले गए हैं, लेकिन उनकी फिटनेस के लेवल हमारे साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। अगर हम देखें ग्राउंड के ऊपर जो वो खेल रहे होते हैं, जिस तरह का उनके अंदर एनर्जी होती है, ये क्या वजह है कि हमारे प्लेयर्स उस तरह से वर्कआउट नहीं करते, या पीसीबी हमारे प्लेयर्स के ऊपर उस तरह से काम नहीं करता कि प्लेयर्स फिट रहें? जी बिल्कुल, मैं साइम अयूब की एग्जांपल इस मौके पर आपको देना चाहूँगा कि कराची के हैं और हम सब जानते हैं कि वो परफॉर्म करें और उन्होंने किया भी है, लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्स्ट क्लास सीजन की बुनियाद पर सिलेक्ट करके वहाँ पे भेजा गया, और उसके बाद आपने देखा है कि वो जो मेच्योरिटी या उस्मान ख्वाजा या मानूस हुसैन में दिखती है, जो कम अज़ कम वो 2-3 सीजन गुजार के आमतौर पर आए होते हैं। डेविड वार्नर का केस आई थिंक डिफरेंट था, जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, वो टोटली यहाँ पे आपको एक्सपोज हो जाते हैं वहाँ पे जाके, जहाँ पे ज़रूरत थी। साइम अयूब शॉट खेल रहे थे, सेट हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने उसी प्रोसेस को जारी रखा, विकेट गंवा दी, और फिर 2-4 उनकी फील्डिंग के लैप्सेस हैं, वो क्लियरली उनको देख के अंदाजा हो रहा था कि इनको हमने तो खैर नहीं क्रिकेट खेली, लेकिन जिन्होंने खेलनी चाहिए थी, जिनको उस प्रोसेस से गुजर के अपने आप को वहाँ पे प्रूव करना चाहिए था, वो लग रहा था कि वो उसमें लैग कर रहे हैं। तो वो पूरा जो प्रोसेस है कि जिसमें अब आमिर जमाल की मिसाल आपके सामने है, दरमियान में अगर 2-3 साल उनको इस बात का लगा ही नहीं कि वो क्रिकेट खेल सकेंगे, वो टैक्सी चलाने लग गए या उबर वगैरह चलाने लग गए, तो एक ऐसा बंदा जो प्रोफेशनली अपने स्पोर्ट्स को परस्यू नहीं कर रहा है, वो कैसे अपने आप को उस लेवल की फिटनेस के साथ हम रख सकेगा? फिर मेरे ख्याल से इंडिविजुअल इंटरेस्ट की इसमें बात है। अभी बाबर को अगर आप देखते हैं, बाबर वर्सेस विराट कोहली की डिबेट वैसे चलती रहती है, तो जो कि अच्छी बात है, हालांकि विराट कोहली मेरे ख्याल से बहुत आगे निकल चुके हैं हर चीज़ में, लेकिन एक चीज़ उसमें फिटनेस की है। उनका फिटनेस का रिजीम कई इंटरव्यूज में या टिकटॉक्स में या आपको जो छोटे स्नैपचैट्स हैं उसमें दिखता रहता है, जिसको बताते हैं कि यार मैं ये नहीं खाता, मैं पानी पता नहीं उनका एटलीस्ट आता है क्या होता है। लेकिन बाबर माशाल्लाह पिछले कुछ 8 महीने से लग रहा है कि वो खुशी से फूल के गुप्पा होते जा रहे हैं, तो वो हर चीज मैटर करती है।
और उससे आप अपनी फिटनेस और डाइट पे तवज्जो देने की बजाय टीम पे तवज्जो देने की बजाय आप फीलिंग करने में लगे हैं। मतलब मुझे तो फिटनेस की बात समझ नहीं आई, उसके लिए काफी फिटनेस नहीं हुआ होगा और इवेंचुअली उसका जब हमने देखा है पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस है और अभी भी हम ये देख रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ ने भी रिसेंटली बात किया, वो भी कह रहे हैं कि टेस्ट फॉर्मेट T20 या ओडीआई फॉर्मेट तुम अलग फॉर्मेट है और अगर आपने ये T20 लीग को ही खरीदा है तो आपके पास सिर्फ प्लेयर्स तो निकलने नहीं आएंगे, आपको किस हद तक लिबास चाहिए दिखना पड़ता है। हाँ जी, दरमियान में मेरे ख्याल से डिस्टॉर्शन भी थी, लेकिन T20 लीग का और जो ओवरऑल प्लेयर की मैनेजमेंट का सवाल है वो मेरे ख्याल से पीसीबी अकेला उस डायलेमा में नहीं फंसा हुआ। ये एक इंटरनेशनल डिबेट है जिसमें आपको हर खिलाड़ी, हर मुल्क के खिलाड़ी, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो खास तौर पे या इवन इंग्लैंड हो, वो पीछे हटते बैक ट्रैक करते नजर आ रहे हैं अपनी इंटरनेशनल साइड से, क्योंकि उनको पूरे पूरे साल के ऐसे ऐसे मतलब रिडिकुलस कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं कि वो जिसमें एक आधा मैच खेल के अगर वो बाकी अपने इंटरनेशनल साइड के लिए पूरा साल भी खेलते हैं तो उसके पैसे उनके दोनों के बराबर होते हैं। फिर वो जो एक पैशन आपका तो शायद 20-30 साल पहले खिलाड़ी के दिन में हुआ करता था कि यार अपने मुल्क की जर्सी पहने का, बीट पाकिस्तान और इंग्लैंड या जो भी है, तो वो अब एक तो इतने खिलाड़ी माशाल्लाह खेल चुके हैं और फिर जो एक दफ़ा खेल लेता है उसका उसके हाथ से डाइल्यूट हो जाता है। तो ये डिबेट इंटरनेशनल लेवल पे चल ही रही है कि खिलाड़ियों को किस तरह से मैनेज करना है। हमारी हर चीज़ का घूम करके मसला अनफॉर्चुनेटली आ जाता है कि हर चीज़ में एडहॉकिज्म है। एक मरतबा तो बाकायदा बोर्ड का नाम ही एडहॉक रख दिया गया था। अभी भी एडहॉक का एक आप शुगर कोटेड नाम समझ रहे हैं, वो इंटरिम कमेटी है और अगर ये इंटरिम या एडहॉकिज्म नहीं भी होता तब भी आपको कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। अभी जो पिछली जब गवर्नमेंट आई थी PDM से पहले वाली, तो उस वक्त उन्होंने आके सब कुछ चेंज करके डिपार्टमेंट्स ख़त्म करके और सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इनकी टीम्स बना दी। उसमें लोगों के फिर रिजर्वेशन थे कि डिपार्टमेंट्स HBL, UBL, PIA, NBP इन सब के मुलाजमतें लगी होती थी, वो आपने सिस्टम ख़त्म कर दिया। अब आप इसको कैसे सस्टेन करेंगे? लेकिन बहरहाल चलें, एक सिस्टम आ गया और शुरू हो गया, उसके ज़रिए से फिर क्रिकेट शुरू हुई। अब वो जैसे ही गए तो फिर उन्होंने आकर अपना दोबारा पुराने वाला सिस्टम लॉन्च कर दिया और उसके बाद से आपको पता है कि कोई समझ नहीं आ रही है कि डेफिनेटली मतलब आपको इंस्टेंस ऐसा दिखेगा कि माशाल्लाह टैलेंट है, लेकिन अब जितनी साइंटिफिक और ये सारी अप्रोचेस आ चुकी हैं और जितना लोग डेटा वगैरह पे काम करते हैं, अब वो जो टैलेंट आपको या तो एक्स्ट्रॉर्डनरी वसीम वकार टाइप का मिले तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बाकी इसी अंदाज का टैलेंट मिलेगा जो कि कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है और फिर आपको उसको नर्चर भी ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा और फिर आप उतरेंगे ऐसे बोर्ड्स के खिलाफ जिनका एक पूरा सिस्टम है, प्रोफेशनल उनके खिलाड़ी हैं और वो 3-3, 4-4 साल इस दस की स्याही में गुजार के आ रहे हैं, तो फिर वो डिफरेंस तो रहेगा। और गो के सीरीज तो पाकिस्तान जीता भी नहीं है अभी तक, लेकिन वो टेस्ट मैच भी जो 1995 में भी आखिरी जीता था वो भी एक बड़े गैप के बाद था, लेकिन फिर भी उस वक्त वो जो टीम थी हमारी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वसीम वकार, सकलैन, मुश्ताक जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे थे उस मैच में, सईद अनवर, एजाज अहमद जिनका बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल की टीम थी। तब उन खिलाड़ियों ने जाके सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता था एक बड़े टाइम में और उसके बाद भी पाकिस्तान वो होबार्ट में करीब पहुंचा था, लेकिन वो नहीं क्रॉस कर चुका था और उसके बाद फिर इधर उधर मौके मिलते रहे लेकिन नहीं कर पाया। तो ये तो पाकिस्तान ने की बात है ये इतने बुरे तरीके से आ गई या बुरे तरीके से आ गए। बिल्कुल, आप थोड़ा सा शायद मैं ऑफ ट्रैक हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों पे जो आपकी आवाज़ कटी तो मुझे मतलब सही तरह समझ में नहीं है, लेकिन आप एक और एग्जांपल ले लें। जब आप उनका टेस्ट मैच देखते हैं तो उनकी टीम वर्ल्ड कप जीत रही थी और एक ये फेमस जोक बना हुआ था कि उनके अपने मुल्क के लोगों को पता ही नहीं था, जो अल्टीमेटली वो जीते भी, कि यार रात को हमारी टीम मैच खेल रही है। वो उस वक्त का उनका
एक लेवल था, लेकिन जब उनके अपने शहर में मैच होता है तो वो आपको दिखता है कि 50-50 हज़ार का क्राउड आता है और वो आकर अपनी टीम को बैक करता है। जिस तरह से परसों का सेशन हुआ है जब जॉश हेजलवुड ने 3 विकेट्स लिए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एटमॉस्फेयर था। मतलब वो एक क्लियरली लग रहा था कि कोई चीज़ होने वाली है, एक विकेट के बाद दूसरी अंडरस्टूड है, जिस अंदाज से क्राउड बिल्डअप कर रहा था उस पूरे एक मोमेंट को। यहाँ पे अब आप पाकिस्तान में देखते हैं, सरफराज ने लास्ट ईयर अपनी एक कमबैक करने वाली सेंचुरी बनाई जो पिछले साल दिसंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मौका था, एक इमोशनल सीन था सरफराज के लिए। कराची वाले, पाकिस्तान वाले सब उसके लिए दुआ कर रहे थे। हर कोई अपने क्रिकेट फोक पेज और मोबाइल फ़ोन और टीवी के सेट के साथ जुड़ा हुआ था। इवन मेरे ख्याल से एंट्री तक फ्री कर दी गई थी, जो उसके पैसे थे वो भी 50 रुपए थे, लेकिन नेशनल स्टेडियम में आपको गिनती के शायद 400 लोग मौजूद, तो उसके बाहर लोग फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब वो आपको पूरी इक्वेशन में आपको कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि वो बजाय इसके कि आप लड़े हैं कि कराची वर्सेस लाहौर की डिबेट रखें क्राउड में, कलेक्टिवली ये बहुत बड़ा हमारा फेलियर है कि हम लोगों को नई इंटरेस्ट में ला पाते इस तरफ। और उसकी कई वजूहत हैं, लैक ऑफ फैसिलिटीज़। वहाँ पे टेस्ट मैच खत्म होता है, आपने देखा होगा कि बच्चों को वो यही अपने स्क्वायर के अलावा जो पिच का एरिया उसके अलावा वो छोड़ देते हैं कि आप आके सिडनी में अपने मोमेंट्स को एंजॉय करें उस ग्राउंड में जो कि तारीखी ग्राउंड है। यहाँ पे जंगले के पीछे ऐसे बांध के रखा जाता है जैसे वो बंदर भी बेचारा आजकल मौजूद ममालिक में चिड़ियाघर में नहीं होता। फिर जिस प्रोसेस से होके हमें गुजरना पड़ता है वो जानबूझ के ऐसी हरकत की जाती है कि टिकट अवेलेबल हैं, लेकिन आपको अगर आप स्टेडियम में पहुंचोगे तो आपको वापस जाना पड़ेगा चाना ग्राउंड तक, ताकि वहाँ पे बूथ पे गाड़ी पे बंदा बड़ा खड़ा हुआ है, आप उससे टिकट लेकर दोबारा वापस आ जाइए, कोई मसला नहीं। तो और ये वो तमाम लोग हैं जो आपको इन सारी चीज़ों को देखते हैं। हम अकेला, हम तो दूर से देखते हैं कि हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन हो रहे हैं वो तो वहाँ पे मेहमान के तौर पे मदऊ होते हैं। उनको पता होता है कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और हमारे लोगों के साथ क्या मतलब मजाक से भी बुरी हरकत की जा रही है। फिर भी और फिर उसके अलावा कई वजूहत हैं, इंटरेस्ट भी कम है और शायद हम प्रमोशन वो जो आपके बिल बोर्ड वाला वो भी नहीं लगा पाते। अभी मतलब आप जिस तरह डेविड वार्नर को उन्होंने अलविदा कहा है, पूरी हर चीज़ सिंक्रोनाइज थी, ग्राउंड पे पेंट हुआ होता, थैंक्स डेवी, ऊपर सारे जो उनके इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स थे सब पे डेविड वार्नर लिखा रहा था। मतलब एक अजब इमोशनल मोमेंट था। डेविड वार्नर ने तो क्या उसे उखाड़ लेना है, लेकिन एक पूरी एक मार्केटिंग की एक पूरी कैंपेन बन गई उनके लोगों के लिए कि अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और रिटायर होंगे तो ऐसा आपको सेंड ऑफ मिलेगा। हमारे वो सन्नाटे में सरफराज बेचारा सेंचुरी मार के उसकी एक फैमिली उसको तालियां पीट रही थी कराची में, और मैं आप सारे अपने अपने ऑफिस में देख रहे थे वेल डन यार सरफराज। वो सिर्फ दीवार के उस पार जाके स्टेडियम में उसको बैकअप करने की जरूरत थी। टिकट या तो था नहीं या ऑलमोस्ट फ्री था, लेकिन वहाँ जाके हमने कोई उसको नहीं किया। हालांकि वो आपने भी शायद फील किया हो, जो स्टेडियम में जाके अगर आप पहुँच जाते हैं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो आपको माहौल मिलता है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वो वन ऑफ इट्स लाइफ टाइम आपका एक्सपीरियंस होता है, इवन अगर आप फैन भी हैं। लेकिन वो आप लोगों को अट्रैक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं करने में कामयाब हो रहे। तो कई वजूहत हैं हमारी ये दिन देखने की जिस पर हम स्टैंड करें। ये कहा कि कंपैरिजन जिस तरह हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का और एक ओवरऑल उनका जो कंडक्ट है, इस तरह हमारे बोर्ड का और हमारी नेशन है उसका क्रिकेट के लिए जो कर रहा है, तो इससे क्या सीखते हैं? मतलब हमारे तो ऐसा लगता है कि सिस्टम ही इसी तरह से कोई काम हो नहीं पा रहा, इस पे क्या है? लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप सक्सेस स्टोरी देखना चाहें कंपेयर के लिए, तो पीएसएल जिस तरह से लॉन्च हुई थी वो मॉडल हमारे सामने है। जितना मैंने देखा है, अगर आप सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हैं तो अगर तो कंसिस्टेंसी का एक फैक्टर डाल दिया जाए तो हमारे पास हमारे अपने यंग मैनेजर्स में इतनी एबिलिटी है। जिस अंदाज से उन्होंने पीएसएल के ब्रांड को दुबई में लॉन्च किया, यहाँ पे आके वीकनेसेस आपको मिली। जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी थी वो एक मरतबा तो एब्सोल्युटली रिडिकुलस थी, एक के बाद अगले स्टेज के स्टेप का पता ही नहीं होता था, एक मतलब अंधेरा छा जाता था 5 मिनट के लिए नेशनल स्टेडियम में होना क्या है। लेकिन जितनी चीज़ें परफेक्टली दुबई वगैरह में मैनेज हुई थी और जिस अंदाज से ब्रांड बना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जिसमें 50 या 100 होती थी किसी खिलाड़ी की, तो वो एक हमारा जो ट्रेडिशनल ट्रक आर्ट वाला एक ट्रक है वो उस पर हॉर्न बजाता हो जाता था, तो वो आपके लोकल टच को करता था जिससे लोग मुतासर होते थे। तो यही वो लड़के थे, जितना मैंने जाना है वो बाहर के भी पड़े हुए थे, हमारे सारे इधर उधर के, जिन्होंने पूरी प्रोडक्ट को उस वक्त के बोर्ड के बैनर के तहत उन्होंने लॉन्च किया और बड़ा ज़बरदस्त उस वक्त तक था जब तक मेरे ख्याल से दुबई में हो रहा था। उसके बाद शायद हमारी अपनी अगेन वीकनेसेस थी, हमारी इवेंट मैनेजमेंट ख़राब थी। हालांकि सोचा बिल्कुल ऑपोजिट किया था कि दुबई से यहाँ पे जब आएगा
तो उसका कई गुना ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा हो गया वो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि शायद हम उसको ठीक अंदाज से मैनेज नहीं कर पाए। तो बहरहाल इस एग्जाम्पल को देने का मकसद सिर्फ ये है कि वो जो कहते हैं ना कि उम्मीद रख इससे कि इसमें नम है भी, मट्टी भी जरखेज है, बस वो कंसिस्टेंसी वाली नमी की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए से इंशाल्लाह अगर आ जाए मुल्क में, मतलब क्रिकेट बोर्ड कोई आइसोलेशन में नहीं चल सकता। वो अगर इंशाल्लाह मुल्क में आएगी, क्योंकि आप तो बेहतर जानते हैं 8 फरवरी को अगर हो गए जो होने हैं, उसके बाद हम एक नए दौर में दाखिल होंगे, तो फिर उसके बाद सब चीज़ें इंशाल्लाह हो सकती हैं कि हो जाएं, वरना फिर हमारे लाइफ टाइम में तो ऐसी डीएचए की सड़कें भी खुद ही रहेंगी, और पीसीबी भी ऐसा ही रहेगा, और बाकी लाइट, बिजली, गैस सबका इसी तरह का हाल है। हमारे बता देंगे कि अगला सेशन जो भी हमारा होगा वो ये चल के ऊपर करेंगे कितने तरीके के काम किया है, और ये चल के क्या क्या चीजें होनी है ना। सीजन है पाकिस्तान में होने जा रहा है, ये 11 मैचेस कराची में होने जा रहे हैं, 9 में कराची में है ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होगी कराची में। इसमें जो भी हैपनिंग होगी और ये अलग-अलग प्लेयर्स हैं, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। बिल्कुल, आपकी बाकी अच्छी खासी बात समझ आ रही थी, एंड में फिर मेरे ख्याल से कुछ हो गया, लेकिन पीएसएल पे भी अब एक एग्जांपल आप ले लें इस दफ़ा की जो प्लानिंग जिसकी आप बता रहे हैं कि लेकिन इसका आई एम श्योर कि कोई ना कोई रीज़न होगा, वरना इतनी आंखें बंद करके प्लानिंग नहीं हो सकती कि 17 हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ इलेक्शन या फिर कोई और टूर्नामेंट शायद इसके साथ क्लैश कर रहा हूँ, और ये रन करेगी प्रीटी मच इनटू रमजान। अब रमजान की क्रिकेट तो अपनी जगह है, लेकिन आप अपने प्रीमियर पीएसएल टूर्नामेंट को उसका जो आखिरी हिस्सा है, जो प्ले ऑफ फाइनल वगैरह हैं, वो आप रमजान में आप करवा रहे होंगे, जिसकी वजह से लामहला क्राउड के आने वगैरह में कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। बाकी मेरे ख्याल से अगर आप टीम के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड आर लुकिंग गुड एज ऑलवेज। मुल्तान सुल्तान ने अच्छा काम किया है, बाकी कराची वाले भी इस मरतबा खाते जमा रखें, शान मसूद इंशाल्लाह कराची वालों की कप्तानी कर रहे होंगे कराची किंग्स की अपनी। बाकी वो कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर तो बहरहाल अपने एक एसिडेंसी में है ही, तो उनसे भी आप तवक्को कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कराची मच इम्प्रूव साइड है इस मरतबा, और इस्लामाबाद यूनाइटेड लाइक ऑलवेज उन्होंने डेटा की बिना पर अपने अच्छे जो फास्ट बॉलर की कमी वगैरह पूरी कर ली है, तो साइड्स वेल बैलेंस नज़र आ रही हैं। होपफुली कि अगर कोई फिटनेस वगैरह के मसाइल नहीं होते और कोई रन में भंग नहीं पड़ता, तो लेट्स होप कि एक मतलब फिर हमें पुरानी वाली पीएसएल और प्रोज मुकाबले देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू।